नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगेती मटर की खेती यदि आप कर लेते हैं तो आपको मार्केट पर रेट उसके बढ़िया मिलेंगे, इस बात की आपको गारंटी रहती है। क्योंकि हम हर सीजन पर देखते हैं कि मटर जब भी अगेती होता है और मार्केट पर हम जाते हैं उसको खरीदने के लिए तो वो 50 रुपये केजी से नीचे तो हमें नहीं मिलता है। इसलिए यदि आप अगेती खेती मटर की कर लेते हैं तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम अगेती मटर की खेती कैसे करें। ये दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हम जो आपको अभी जानकारी देने वाले हैं, यदि वो आपको पसंद आती है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके काम की है, तो फिर वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए। दोस्तों, पहले आप लाइक करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको लाइक करने के ना तो पैसे लगते हैं और ना ही हमें पैसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मटर की अगेती खेती के बारे में हम 5 पॉइंटों के आधार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा समय, दूसरा होगा खेत की तैयारी, तीसरे होगा बुआई की विधि और चौथा होगा हमारा रोग प्रबंधन। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंतिम होगी विशेष बात, और विशेष बात में आपको टॉप 5 वेराइटियों के बारे में बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप अच्छी से अच्छी फसल ले सकते हैं और उसके मार्केट पर रेट भी अच्छे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों, समय। दोस्तों, किसी भी फसल को लेने के लिए हमें समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप जो मटर की खेती अगेती करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा जल्दी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लेट भी नहीं होनी चाहिए। तो बरसात थोड़ी मध्यम हो जाए आपकी, यानी कि बारिश आपको ऐसा लगता है कि बारिश समाप्ति की ओर है, और वो जो समय है वो है 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर के आसपास का समय, यानी कि लास्ट सितंबर से लेके जो प्रथम पखवाड़ा होता है हमारा अक्टूबर का, उस समय पर यदि आप मटर की खेती करते हैं तो वो आपकी अगेती मटर की खेती कहलाएगी। कुछ जमीनों पर दोस्तों अगेती खेती हम कर पाते हैं, मगर जो काली मिट्टी वाली जमीनें होती हैं जहां पर जलभराव की स्थिति होती है वहां पर आप अगेती खेती नहीं करें तो बेहतर है। ऐसे पर आपको जो है समय से खेती करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर यदि थोड़ा सा भी पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप देखते हैं कि फसल हमारी पूरी तरीके से खराब हो जाती है। इसलिए आप मिट्टी का चयन जो करें वो ऐसी मिट्टी का चयन करें जो कि भुरभुरी हो। ठीक है, वहाँ पर जैसे अगर बारिश हो भी जाती है तो हम उसमें कम से कम काम कर सकें। जैसे आज मान लीजिए बारिश हो गई तो हम कल कम से कम उस पर ट्रैक्टर चला सकें, ताकि हमारी जो बुआई है वो कर सकें, खरपतवार का प्रबंधन कर सकें। ये सारे काम हमारे जो होते हैं वो हम कर सकें। ऐसी ज़मीनों का आपको चयन करना चाहिए और समय का चयन भी करना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में आपको बता दूं कि एक आप कल्टीवेटर चला लें। कल्टीवेटर चलाने के बाद आपका एक रोटावेटर चला लें, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए। तो दोस्तों, आप खेत की तैयारी करने के बाद आप क्या करेंगे, खाद का इस्तेमाल करेंगे। खाद के इस्तेमाल में आपको मैं बता दूं कि यदि आपके पास में वर्मिंग कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, सड़ी गली जो आपकी खाद होती है, कम से कम 1 साल पुरानी आपकी खाद होनी चाहिए, उसका यदि उपयोग करते हैं 10 टाली पर एकड़ के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि आपको अन्य जो खाद होती है हमारी रासायनिक खादें, डीएपी और यूरिया है, पोटाश है, इनका इस्तेमाल आप नहीं भी करते तो आपकी जो फसल है वो बहुत बढ़िया रहती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ज़मीन का चयन और खाद का चयन जो भी करते हैं तो आप इस वक्त ध्यान रखें कि आपको खाद अगर जैविक होती है तो आपको बहुत बढ़िया रहती है, खासकर अगेती फसलों के लिए। ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं कि सीड के संपर्क में जैसे ही ये डाईअमोनियम फास्फेट और पोटाश की मात्रा जब आती है, खासकर दाल वर्गीय फसलों की बात कर रहा हूँ आपको मैं, के संपर्क में आने से बीज हमारा खराब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खाद की मात्रा जो है बुआई के समय पर कम से कम करनी चाहिए। तो इसके लिए आप जो है प्रति एकड़ में आपको बता दूं, प्रति एकड़ पर आप 1 बोरे डीएपी यानी कि 50 केजी डीएपी और 25 केजी पोटाश और इसके साथ में आपको 5 केजी लेना पड़ेगा सल्फर। सल्फर की मात्रा आपको आवश्यक रूप से लेनी है, क्योंकि आप दाल वर्गीय फसलें ले रहे हैं। तो इतना आप कॉम्बिनेशन आपको बना के चलें। यदि आपके पास एनपीके है तो एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर पोटाश अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 12-32-16, 20-20-26 इस तरीके से यदि आप ग्रेड लेते हैं तो आपको फिर पोटाश की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ सल्फर देना पड़ता है। वहीं यदि आप जो है सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का, तो आपको सल्फर देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यदि पहले जुताई के पहली जुताई आपकी होती है उसके पहले का डाल देते हैं तो आपको फिर सल्फर की देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों बीज की बुआई की विधि। ठीक है, अब बुआई की विधि में आप देखते हैं कि कुछ किसान भाई छिड़काव विधि का इस्तेमाल करते हैं और कुछ किसान भाई जो सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सीड ड्रिल का ही इस्तेमाल करना है मटर की खेती के लिए, और हो सके तो यदि बेड विधि का यदि इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको जितनी जल भराव की समस्या है वो आपकी कम हो जाएगी और आपको उपज में भी इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ज़्यादा आपको ऊंची बेड नहीं बनाना है। आप लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची जो बेड है उसको बना लें आप, जो हम नॉर्मल जैसे कुछ किसान भाई हमारे मक्के के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से बेड बनाने के आप जो है सीड अगर एक एक करके रोपते हैं तो
उसमें जो है जल भराव की स्थिति नहीं आती। यदि बारिश हो भी जाती है तो आपको दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी आप सीडड्रिल विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल है वो बढ़िया रहेगी। छिड़काव विधि में क्या होता है कि जो है पानी जब ज़्यादा गिरता है तो दिक्कत होती है। एक तो ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर नहीं होने के कारण अगर बरसात कम रही, नमी कम रही तो जर्मिनेशन में समस्या जाती है। फिर बाद में उसके जो है अंकुरण के मरने की समस्या आती है। तो इसमें क्या होता है कि पानी ज़्यादा भी नहीं चाहिए आपको, पानी कम भी नहीं चाहिए। तो ये मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है। सीडड्रिल में क्या होता है कि एक सी जो गहराई है वो लेते हुए आप सीडड्रिल यानी कि बोनी करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है। हल्की बारिश हो जाती है तो भी ये आपका काम चल जाता है। नहीं तो साथ ही आप इसकी सिंचाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो है नमी की समस्या आपको नहीं जाती है और जर्मिनेशन आपका बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जिस समय आप बोनी कर रहे हैं तो उस समय आपको नमी इतनी होनी चाहिए कि आपकी मिट्टी अगर ऐसा बनाए उसको मुट्ठी पर रखें तो लड्डू बन जाए, ठीक है। और लड्डू जब आप अपने कमर के नीचे अगर छोड़ते हैं तो वह लड्डू फूटे ना, और यदि सिर की तरफ से अगर उस लड्डू को आप छोड़ते हैं तो वो आपकी मिट्टी जो है बगर जानी चाहिए। इस तरीके से आपको मेंटेन नमी करनी चाहिए। यानी आप नमी का अंदाज़ा लगा लें कि यदि मान लीजिए बारिश ना भी हो, ठीक है, और आप सिंचाई नहीं भी कर पाएँ तो भी आपका जर्मिनेशन हो जाना चाहिए। हालांकि हम सिंचाई करते हैं मगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि इतनी नमी आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा सूखी मिट्टी पर आपको बोनी नहीं करनी है, हल्की नमी आपको चाहिए। और इसके बाद जो सिंचाई आप करेंगे वो भी आपको हल्की सिंचाई करना पड़ेगा आपको। तो ये रही दोस्तों बुआई की विधि। अब हम बात करते हैं कि रोग प्रबंधन, ठीक है। रोग प्रबंधन में आपको बता दूं कि जो मटर की खेती है उसमें सबसे बड़ा जो पहले स्टार्टिंग में जो रोग आता है वो आता है डंपिंग ऑफ, जड़ गलन, ये सारी समस्याएं आती है। अंकुरण जो है उगता तो है हमारा मटर वह है लेकिन चल नहीं पाता है। उसमें धूप तेज होना, नमी ज़्यादा होना, यानी बारिश अगर हो जाती है तो ऐसी समस्या हमें देखने मिलती है। डंपिंग आपकी और जड़ गलन की, रूट रॉट की, ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आप जो है सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप सीड की बुआई करें तो आपको जो है बीज उपचार करना है। तो बीज उपचार आप दोस्तों आप 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, जिसमें आप साफ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि कार्बोडाइजिन प्लस मैंगोजेब होता है। तो उसका यदि इस्तेमाल करते हैं आप तो आप देखेंगे कि आपको डंपिंग आपकी समस्या या अंकुरण के समय जो हमारे फंगस आते हैं उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आप जो है सीड जब भी आप लगाएं तो उसका बीज उपचार आवश्यक रूप से करें। मात्रा भी मैंने आपको बता दी है और टेक्निकली भी आपको मैंने बता दिया है। दूसरा ये कि जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है और हम देखते हैं कि ओस गिरना हमारी चालू हो जाती है, तो जब ओस गिरना चालू होती है तो एक समस्या देखने को मिलती है कि पाउडर मिल्टी की समस्या इस पर काफ़ी आती है। और दूसरी समस्या आती है इल्लियों की। तो पाउडर मिल्टी के लिए आप जो है सल्फ़र का, यदि ठंड आपकी पड़ने लगती है तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप टेबिकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोगो फंगीसाइड जो कि बायोस्टिक कंपनी का आता है, थायोपेराइड मेथाइल सिस्टोमेटिक फंगीसाइड है, इसका भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि पाउडर मिल्टी की समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप पाउडर मिल्टी का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा इल्लियों के लिए आप इमामेक्टिन बेंडोएट, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लावर के पहले आप प्रोफेनोफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो प्रोफेक्सोबा जिसमें कि प्रोफेनो प्लस साइपर होता है उसका इस्तेमाल अब ये करते हैं तो आपको ये सारी समस्याएं इल्लियों की नहीं आएगी। इंसेक्ट संबंधी समस्या उतनी नहीं आती है। प्रोफेनो साइपर का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी समस्याएं नहीं आती है। दूसरा इसमें समस्या आती है माहो की, ठीक है। माहो की समस्या आती ही कहीं, तो माहो की समस्या के लिए आप थाइमेथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कॉम्फिडोर के नाम से आता है। इसकी जो मात्रा है वो 10 ml पर 20 लीटर की टंकी में करेंगे। आप एक्ट्रा यानी कि थाइमेथाक्सम की जो मात्रा है वो 10 ग्राम पर 20 लीटर टंकी पर करेंगे। वहीं हमने जो थायोफ्लाइन मिठाई बताया था उसकी जो मात्रा है वो 40 ग्राम पर 20 लीटर की टंकी के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। आप चाहें तो रेडोमिल गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए अंकुरण के बाद, ठीक है। या फिर साफ पाउडर का भी आप दोबारा से फिर से स्प्रे कर सकते हैं डंपिंग आपके लिए, तो आप देखेंगे कि फंगस संबंधी रोग आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों आपके रोग उपचार। और इसके बाद फिर दूसरी कोई समस्या ज़्यादा नहीं आती। आप कैल्शियम बोरॉन का स्प्रे ले सकते हैं फ्लावरिंग के समय पर, तो आप देखेंगे फ्लावर बढ़िया आएंगे और सेड भी बढ़िया होंगे। आप चाहे तो एक आध अमीनो एसिड का या बायोविटे का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं टैनी के ऊपर, ताकि आपको उपज आपको बढ़िया मिले। तो ये रहा दोस्तों मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं वीडियो की विशेष बात की। तो विशेष बात मैं आपको बता दूं कि
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने के ना तो हमें पैसे मिलते हैं और ना ही आपको पैसे लगते हैं, इसलिए आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप भूल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आप हम वही करें, करिए भाई, पहले लाइक करें आप, इसके बाद फिर मैं आपको विशेष बात बताता हूँ। तो दोस्तों विशेष बात दोस्तों ये है कि आप सीड का चयन अच्छे से करें। सीड का चयन आपको क्या करना है कि जब भी आप अगेती फसल लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी लागत थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए आपको सीड का चयन बड़े हिसाब से करना पड़ेगा। तो अभी के समय पर अर्किल बहुत बढ़िया वैरायटी है। आपका GS10 जो कि एडवेंटा कंपनी का है, ये सबसे बेस्ट वैरायटी है। ठीक है, अभी के समय में ये बहुत बढ़िया वैरायटी है, तो इसका आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद आप आज़ाद 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल सीड आता है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। और अपने किसान भाई जो आसपास हैं, जो पहले से मटर की खेती कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें और जानकारी लें, तो आपको इसकी जानकारी ज़्यादा मिलेगी कि आपके एरिया पर कौन सी वैरायटी बढ़िया चलती है। एरिया वाइज भी वैरायटियाँ जो है थोड़ा सा 19-20 चलती हैं, कि कहीं कोई वैरायटी चलती है तो कहीं कोई वैरायटी चलती है। इसलिए आप जो है वैरायटी को अच्छे सोच समझकर अपने मार्केट का एनालिसिस करने के बाद और हमारे किसान भाइयों से संपर्क करने के बाद आप यदि चयन करते हैं बीज का, तो आप देखेंगे कि आपको उसके रिजल्ट बढ़िया ही मिलेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।